Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Chapter number 6, Chemical Energetics. This is our ninth lecture, which is about entropy. This lecture is based on three student learning outcomes, which are: define the term entropy as the number of possible arrangement of the particles and their energies in the given system. Second, explain the sign of entropy change that occur during change in state, temperature, or the number of particles. Third one, calculate entropy change for the reaction. स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर में ये लर्न करेंगे कि एंट्रोपी को कैसे डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जा सकता है। जब एंट्रोपी चेंज अकर करती है तो उसका साइन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और किसी केमिकल रिएक्शन में हम एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एंट्रोपी को समझने के लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस की थ्री फिजिकल स्टेट्स हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस. In the solid or crystalline solid, particles are regularly and repetitively arranged. Particles well ordered हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं, और इसमें डिसऑर्डर मिनिमम है। जब ये सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में पहुंचता है तो इसमें तरतीब कम हो जाती है। अब पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, पार्टिकल्स स्लिप पास्ट ईच अदर इन द लिक्विड स्टेट, यानी इसमें अब डिसऑर्डर सॉलिड स्टेट की निस्बत बढ़ गया है। और अगर इस लिक्विड को हीट किया जाए टू द वेपर फेस तो इसमें तरतीब या आर्डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है वेपर फेस में या गैस स्टेट में। देयर इज मैक्सिमम डिसऑर्डर इन द सिस्टम नाउ। इस डिसऑर्डर इन सिस्टम को हम मेजर करते हैं एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द measure of degree of disorder or randomness of the system or randomness of the particles in the system. इसको हम सिंबल एस से जाहिर करते हैं। सो एंट्रोपी इज द measure of disorder or randomness of the particles in the system. So greater the disorder or randomness in the system, greater is the entropy. और अगर एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब हम इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। अभी हमने एंट्रोपी की फर्स्ट डेफिनेशन देखी है। तो सपोज कीजिए वी आर कंसिडरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं और उनकी एनर्जी कम है। दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड। जब आइस मेल्ट करती है टू द लिक्विड स्टेट तो मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर ख़त्म हो जाता है और डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। दे बिकम मोर फ्री टू मूव। सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि डिसऑर्डर जो है वो अब इंक्रीज कर गया है। और अगर वाटर को अवेपोरेट किया जाए तो अब पार्टिकल जो हैं वो एक के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए डिसऑर्डर जो है वो जो फर्दर इंक्रीज कर जाता है और एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब अगर आप एक और एग्जांपल देखें, कंडेंसेशन ऑफ वेपर। अब इन वेपर्स को कंडेंस कर दिया जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स या वेपर मॉलिक्यूल की फ्री मूवमेंट जो है वो अब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स आर नाउ हेल्ड स्ट्रांगली बाय हाइड्रोजन बर्निंग। पार्टिकल की मूवमेंट कम हो जाती है। नाउ दे कैन ओनली स्लिप पास ईच अदर, और उसका डिसऑर्डर भी अब कम हो गया। एंट्रोपी डिक्रीजेस।
तो किसी सिस्टम में पार्टिकल्स की डिसऑर्डर का नाम एंट्रोपी है। मोर डिसऑर्डर, मोर एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी को एक और तरह से डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी इज द measure of number of ways the energy can be distributed within the system। किसी सिस्टम में एनर्जी कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, इसको हम मेजर करते हैं in terms of entropy, or you can say that entropy tells us how energy is distributed in different ways among the particles of the system। क्या मतलब इसका कि एंट्रोपी को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स कितनी डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं और उनमें कितनी डिफरेंट वेज में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। और अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका अब एंट्रोपी से ताल्लुक क्या है। स्टूडेंट, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे या जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे, उतनी ज़्यादा डिफरेंट वेज से उन पार्टिकल्स को सिस्टम्स में अरेंज किया जा सकता है, उतने ज़्यादा वेज में उन पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जीज असाइन की जा सकती हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एंट्रोपी एज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर एनर्जी इन अ सिस्टम। फर्स्ट कीजिए कि ये एक जार है, गैस जार। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको लेबल किया है मॉलिक्यूल 1, 2 एंड 3। ये सपोज कीजिए कि जार क्लोज था। हम इसको चाहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक और जार में, एक की बजाय 2 जार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। यानी वी वांट टू डिफ्यूज दीज मॉलिक्यूल्स इन 2 जार्स इंस्टेड ऑफ 1। तो गैस के अंदर पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ये 3 पार्टिकल्स इन 2 जार्स में जो है वो डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक रिलेशनशिप है। तो सपोज कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द जार ए, दे आर 3। 2 जार हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 जार हैं और 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी आप जो है इन 2 जार के अंदर इन 3 मॉलिक्यूल्स को 8 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। किस तरह? ये नंबर 1 देखिए, अगर जार ए में मॉलिक्यूल नंबर 3 है तो जार बी में मॉलिक्यूल्स 1 और 2 होंगे। अगर जार ए में मॉलिक्यूल नंबर 2 है तो जार बी में 1 और 3 होंगे। अगर जार ए में मॉलिक्यूल 1 है तो जार बी में मॉलिक्यूल्स 2 और 3 होंगे। इसी तरह अगर जार ए में मॉलिक्यूल्स 1, 2, 3 तीनों मौजूद हैं और जार बी में ऐसी सूरत में कोई नहीं होगा। और अगर जार बी में तीनों मॉलिक्यूल्स हैं तो जार ए में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। और अगर जार जो है वो बी में मॉलिक्यूल 1 है तो जार 2 में मॉलिक्यूल्स 2 और 3 होंगे। अगर जार बी में मॉलिक्यूल नंबर 2 है तो जार ए में मॉलिक्यूल नंबर 1 और 3 होंगे। और अगर जार बी में मॉलिक्यूल नंबर 3 है तो जार ए में मॉलिक्यूल नंबर 1 और 2 होंगे। ये मैंने 8 डिफरेंट वेज में आपको
इन 3 मॉलिक्यूल्स की 2 जार में डिस्ट्रीब्यूशन समझाइए। और अगर आप इन जार्स को जो है वो एनर्जी लेवल कह लें कि दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट एनर्जी लेवल दिस इज ई ए एंड दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल जिसको हम ई बी कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो मॉलिक्यूल जो इन 2 एनर्जी लेवल में उसी तरह अरेंज होंगे जिस तरह मैंने इन मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट शो की है, यानी in the energy level A, if molecule number 3 is present, then in energy level B, which is higher, molecule number 1 and 2 will be present, and so on. तो इस तरह हम नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल किसी सिस्टम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि नंबर्स ऑफ द डिफरेंट वेसल्स रेज टू पावर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने डिफरेंट वेज में होगी। दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रेज टू पावर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे, तो उतनी ही पॉसिबल अरेंजमेंट या पॉसिबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। तो अब इसका एंट्रोपी से क्या ताल्लुक है कि इफ अ सिस्टम हैज द फ्यू पॉसिबल अरेंजमेंट, it will be more ordered, entropy is low. And if a system has many possible arrangement, it is more disordered, entropy is high. और इसी तरह if molecules have less possible distribution of energies within the particles, low entropy. And if there are many possible arrangement of energy distribution within the system, the entropy will be high. यही एग्जाम्पल जो है वो आप वाटर, आइस और वेपर्स की यहाँ भी आप देख सकते हैं। इन आइस देयर फ्यू एनर्जी अरेंजमेंट, पार्टिकल्स जो हैं वो सेम टेम्परेचर पर हैं, एंट्रोपी इज लो, वेल ऑर्डर्ड सिस्टम। इन वाटर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बिकम्स ग्रेटर, क्योंकि अब पार्टिकल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, एंट्रोपी इज हाई, नेचर इज पार्शली डिसऑर्डर्ड। इन वेपर्स number of possible arrangement of the number of possible energy arrangement becomes very large, क्योंकि अब मॉलिक्यूल randomly different direction में मूव करते हैं, very high entropy and disorder in the system becomes very much greater. ये स्टूडेंट जो है वो सेकेंड डेफिनेशन हो गई एंट्रोपी की। स्टूडेंट्स हम सेकेंड एसएलओ की तरफ आप आते हैं कि साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग चेंज इन द स्टेट, टेम्परेचर चेंज, a reaction in which there is change in the number of gaseous molecules। कि जब फिजिकल स्टेट में चेंज वाकई होती है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो जो एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? अगर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करती है, दैट इज delta S, entropy change is greater than 0, then sign of entropy change will be positive. और अगर entropy decrease करती है, then change entropy will be less than 0 and the sign of entropy change will be negative. इस बात को अब हम एग्जाम्पल की मदद से स्टडी करते हैं। Now, sign of entropy change during change in the state. सपोज कीजिए कि एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। हम डिसऑर्डर से स्टडी कर चुके हैं, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव।
अगर जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज होती है फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू द सॉलिड, तो अब इस तरह से डिसऑर्डर कम होता है, ऑर्डर इंक्रीज करता है और एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और डेल्टा एस नेगेटिव। एग्जाम्पल जो है इसको जरा देखिएगा। सपोज कीजिएगा कि आइस की एंट्रोपी है 48 जूल पर केल्विन पर मोल और वाटर की एंट्रोपी 69 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे आप सिंबल ज़रा चेंज कर दीजिएगा कि जो है ये जे स्मॉल। एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, और रिएक्टेंट क्या है, आइस है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि फाइनल स्टेट इज आइस, इनिशियल फाइनल स्टेट इज वाटर, इनिशियल स्टेट इज ice. So change in the entropy will be equal to entropy of water यानी final state minus entropy of ice। initial state water की entropy 69, ice की 48, difference is 21 किलोजूल पर मोल पॉजिटिव। एंट्रोपी इंक्रीज हुई है और जो यहाँ पे जो चेंज है विद पॉजिटिव साइन। और जब एंट्रोपी चेंज वाकई होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू आइस, सॉरी वाटर टू आइस, तो एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी ऑफ आइस माइनस एंट्रोपी ऑफ वाटर, दिस वुड बी इक्वल टू 48 माइनस 69 माइनस 21। यानी जब एंट्रोपी अब इंक्रीज जो है वो डिक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी चेंज होगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। Now, sign of entropy change during the temperature change. When temperature increases, particles become more faster and become more randomly distributed. So, entropy increases with increase in the temperature and vice versa. Particle की free movement temperature increase करने से increase करती है, disorder increase हो जाता है और entropy increase होगी। और जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी देन एंट्रोपी चेंज विल बी रिटन विद द पॉजिटिव साइन। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। नो चेंज इन द एंट्रोपी विद टेम्परेचर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द रिलेशनशिप एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू सी हीट कैपेसिटी इनटू नेचर लॉग T2 over T1, where T1 is the initial temperature or low temperature and T2 is high temperature. Suppose entropy change when the temperature of 1 mole of gas increases from 300 Kelvin to 600 Kelvin can be calculated as, suppose कीजिएगा इस सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी है, it is heat capacity at constant volume and it is 20.8, तो entropy change is 20.8 into log of 600 Kelvin divided by 300 Kelvin, इसको कैलकुलेट करें तो इट इज़ प्लस 14.4 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को 300 केल्विन से 600 केल्विन तक इंक्रीज किया जाए तो जो एंट्रोपी जो है वो 14.4 जूल पर मोल पर केल्विन इंक्रीज करेगी विद पॉजिटिव साइन। Now the sign of entropy change in the reaction involving change in the number of gases molecules. जब गैस मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो फिर एंट्रोपी चेंज कैसे वाक़ई होगी। फर्स्ट कीजिए कि ये केमिकल रिएक्शन है इन विच 2 moles ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म 4 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, 2 moles of reactants and total 5 moles of the products. So there is increase in the number of molecule of the gaseous product as compared to reactant. So there will be increase in the entropy
of the system and delta S will be positive. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, चेंज एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। और इसी तरह जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे और इस तरह एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, चेंज एंट्रोपी विल बी नेगेटिव। तो इसी इक्वेशन में तो सपोज कीजिएगा कि 298 केल्विन पर अगर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की एंट्रोपी 346.6 जूल पर मोल पर केल्विन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 240 जूल पर मोल पर केल्विन और ऑक्सीजन 205 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हम एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स हैं, 4 इंटू एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन, ये टोटल एंट्रोपी होगी प्रोडक्ट्स की, माइनस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्टेंट है, इसके 2 मोल्स हैं, 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 346, so it becomes equal to 471.8 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम is increase with increase in the number of particles, and similarly it will decrease with decrease in the number of particles. स्टूडेंट्स हम ज़रा एंट्रोपी में ट्रेंड जो हैं उनको समराइज करते हैं कि फैक्टर्स इस कॉलम में हैं और एंट्रोपी में इंक्रीज कब होगी, एंट्रोपी में डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले फैक्टर टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए एंट्रोपी डिक्रीज होगी। फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड से सॉलिड जो है वो यूं कह लीजिए कि entropy of gas is greater as compared to liquid and that of liquid is greater as compared to the solid. यानी entropy increase when the physical state changes from solid to liquid to the gas, and decrease in the entropy will occur when physical state changes from the gas to liquid to the solid. That is, solid has less entropy as compared to the liquid, and liquid has even less entropy than gas. Now, phase changes, melting, boiling point, evaporation, इन तमाम प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, जबकि फ्रीजिंग, कंडेंसेशन इसमें एंट्रोपी डिक्रीज करेगी क्योंकि इसमें डिसऑर्डर कम होता है। अगर कोई गैस एक्सपेंड करती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करते हैं एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो ये टेबल आपको जो है वो एंट्रोपी में ट्रेंड्स समझने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड एसएलओ की तरफ आते हैं कि किसी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। हमारे पास रिलेशनशिप है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ ऑल द एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। मिसाल के तौर पे ये आप एक रिएक्शन देखिएगा, कैल्शियम इज सॉलिड कैल्शियम व्हेन प्लेस्ड इन एयर इट बर्न्स टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की एंट्रोपी 41.4 जूल पर केल्विन पर मोल, ऑक्सीजन 205 जूल पर केल्विन पर मोल और कैल्शियम ऑक्साइड 39.7 जूल पर केल्विन पर मोल। तो प्रोडक्ट्स है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की टोटल एंट्रोपी इसके 2 मोल्स हैं, 2 इंटू 39.7 माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स
कैल्शियम के 2 मोल्स हैं, 2 इंटू 41.4 प्लस ये एंट्रोपी कैल्शियम की प्लस ऑक्सीजन की एंट्रोपी 205। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये -208.4 जूल पर केल्विन पर मोल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि माइनस साइन। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं देर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, so there will be decrease in the entropy change with a negative sign. Student, total entropy of the system किसकी equal होती है? This is equal to entropy change of the system and entropy change of the products. और इसमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगी ये हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, दिस विल बी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगी? इट इज़ इक्वल टू माइनस चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ओवर टेम्परेचर। तो मिसाल के तौर पे हम जो है वो एंथैल्पी चेंज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग दिस रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग एग्जांपल। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 moles of calcium react with the 1 mole of oxygen to form 2 moles of calcium oxide. Enthalpy of reaction is minus 1270.2 kilojoule per mole. हम इसको सबसे पहले जो है वो जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो entropy change of the surrounding, this will be equal to minus delta enthalpy of reaction divided by temperature। values put करें enthalpy entropy change of the surrounding, this is plus 4262.4 जूल पर केल्विन पर। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को फिर एक दफ़ा देख लीजिएगा कि टोटल एंट्रोपी जो है ये टोटल एंट्रोपी चेंज ये किसके इक्वल होती है? टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर एक केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कहलाएगी, ये जो हम पढ़ चुके हैं, which is equal to the sum of difference of entropies of all the products minus sum of the entropy of all the reactant। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, तो उस रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी की वजह से सराउंडिंग में जो एंट्रोपी चेंज वाक़ होगी दैट विल बी नोन एज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। और ये किस वजह से? दिस इज ड्यू टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड द टेम्परेचर। तो अगर जो है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो कर रही है। तो स्टूडेंट्स अगर हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करेगी देन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बिकम ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव होगी, यानी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और अगर जो है वो सराउंडिंग से जो है वो हीट जो है वो सिस्टम की तरफ मूव करती है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उस ऐसी सूरत में
जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग ये नेगेटिव होगी। तो ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस की। इसमें ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसमें एंट्रोपी चेंज जो है ये डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग, ये स्टूडेंट्स जो है ये इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी इट विल बी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल के ज़रिए हम जो है वो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है ये एक इसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, दिस फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सपोज कीजिएगा कि सिस्टम की अगर जो है वो एंट्रोपी चेंज -208.4 जूल पर केल्विन पर मोल है, और सराउंडिंग की अगर जो है वो +4262.4 जूल पर केल्विन पर मोल है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज होगी इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो ये वैल्यू सिस्टम की एंट्रोपी ये अभी हमने कैलकुलेट की -208.4 किलो जूल पर मोल, हमने इसको कैलकुलेट किया प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी ये भी अभी हमने एक प्रीवियस एग्जाम्पल में कैलकुलेट की 4262.4। तो इसको आप सॉल्व करें तो एंट्रोपी जो है इट इज एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू +4054 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह टोटल एंट्रोपी चेंज से हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमारे जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हमारे फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें सब्जेक्ट मैटर इसके मुताबिक नहीं है, ऐसा लो उसके मुताबिक नहीं है। जबकि पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो पैक्टा की बुक है, तो ये लेक्चर जो है वो उनके सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक है। तो वो भी अगर चाहें तो इससे अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मैंने हर एक ऐसे लो को प्रॉपर एग्जांपल्स के ज़रिए आपके लिए एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।